The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Artshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू अर्थशाला। ठीक है, आज की इस क्लास में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को शुरू करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स में लग सकते हैं, इन सारे सवालों का जवाब आपको आज की इस क्लास में मिलने वाला है। और हम डिटेल में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो हम ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग इन द वेरी वेरी डिटेल्ड फॉर्मेट। ठीक है, अब जब हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा, वन मोर थिंग, अगर आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के आइए, क्योंकि जब हम क्लासिकल थ्योरी पढ़ेंगे उसमें जो परफेक्ट कंपटीशन के फॉर्मूलेज हैं वो सारी चीजें हम यूज करेंगे। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज होने वाले हैं। एंड दैट इज द रीजन आई एम सेइंग टू यू कि अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। ठीक है, सो लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड कि आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। ठीक, तो वैसे तो सब बच्चों को पता होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैंने आपको हमेशा से एक बात बताई है कि जब भी आप किसी टर्म में कंफ्यूज हो या कोई भी नई चीज आपके सामने आए तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको टर्मिनोलॉजी पे फोकस करना है। ठीक है, यानी कि उस टर्म को देखना है और उस टर्म को आपको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब जैसे कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, अब इकोनॉमिक्स तो हमने समझ लिया था कि क्या होता है, लास्ट लेक्चर में इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस होती है। अब हमको समझना है कि माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है। ठीक है, माइक्रो, इसमें माइक्रो का क्या मतलब होता है, माइक्रो सिम, माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं। और माइक्रो का अगर हम बात करें तो इसका जेनरिक इंग्लिश में मीनिंग होता है वो छोटा, यानी कि जब हम हिंदी में किसी चीज को छोटा बोलना चाहते हैं तो माइक्रो बोल देते हैं। मैक्रो का मतलब क्या है, मैक्रो का मतलब है बड़ा। अब ये छोटा बड़ा क्या है, हमें ये तो समझ में आ गया कि माइक्रो मतलब समथिंग छोटा, मैक्रो मतलब समथिंग बड़ा, बट क्या छोटा और क्या बड़ा, पर्सपेक्टिव, पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ डील करेंगे तो हम बहुत छोटे छोटे यूनिट्स पे आप स्टडी करेंगे। लेट्स से आप कंज्यूमर्स को स्टडी करेंगे, आप प्रोड्यूसर्स को स्टडी करेंगे, आप फर्म को स्टडी करेंगे, फर्म के साथ में आप किसी इंडस्ट्री को स्टडी करेंगे। ठीक है, लेकिन जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको क्या डिसाइड करना होता है कि एक फर्म कितना प्राइस और क्वांटिटी रखे, यानी कि प्राइस कितना रखे, क्वांटिटी कितनी बेचे। लेकिन जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप एग्रीगेट्स की बात करते हैं, यानी कि सारी चीजें आपको क्या चाहिए होती है, बड़ी बड़ी चाहिए होती है, कुछ भी छोटी चीजों पे आपका काम नहीं चलता है। यानी कि हम किसकी बात करेंगे, हम जनरल प्राइस लेवल की बात करेंगे कि इकोनॉमी में क्या प्राइस लेवल है। हम कंज्यूमर की बात नहीं करेंगे, हम सारे सिटीजन्स की बात करेंगे। ठीक है, हम हर चीज को क्या करेंगे, बिल्कुल जोड़ कर करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि एक फर्म ने कितना एम्प्लॉयमेंट दिया है, बल्कि हम किस चीज पे ध्यान देंगे कि ओवरऑल इकोनॉमी में कितना एम्प्लॉयमेंट है। हम ये नहीं देखेंगे कि एक फर्म कितना वेज दे रही है, बल्कि हम क्या देखेंगे कि ओवरऑल इंडस्ट्री या ओवरऑल इकोनॉमी में कितना वेज रेट है। तो हमें बात समझ में आ गई कि जब हम इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करेंगे तो इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करने का मतलब है हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम एग्रीगेट की बात कर रहे हैं, जब हम ओवरऑल स्टडी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एक जो जनरल सवाल लोगों के मन में आता है वो ये कि मैम माइक्रो इकोनॉमिक्स ठीक है या मैक्रो इकोनॉमिक्स ठीक है, यानी कि किसी भी काम को करने का क्या सही तरीका है, या किसी भी चीज की जो स्टडी करनी है वो कैसे करनी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स ज्यादा बेटर एक डिसिप्लिन है या मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा बेटर डिसिप्लिन है। इसका जो जवाब है ना, मैं वो आपको एक एग्जांपल के साथ देना चाहूंगी। लेट्स से एक रिवर है, नदी,
ये एक नदी बह रही है, ठीक है। अब इसके साथ में लेट्स से ये आप है, आप किसी पहाड़ी इलाके में घूमने गए, लेट्स से आप शिमला घूमने गए। वैसे शिमला में कोई नदी नहीं है, तो लेट्स से आप मंडी घूमने गए, मंडी मनाली किसी भी, आप हिमाचल के किसी भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट में गए जहां पे नदी बहती है, ठीक है। अब आप नदी के सामने गए कि आपको ना टूरिज्म करना है, आपको मस्त एंजॉय करनी है अपनी लाइफ, और आपने कहा कि आप नदी देखेंगे, पहाड़ देखेंगे, झरने देखेंगे। तो जैसे ही नदी आई, आप नदी के पास गए और आपने यहां से नदी को देखा। नदी आपको कैसी दिख रही है? यहां से, पूरी नदी नहीं, ये आपका आईसाइट है, यहां से आपको नदी कैसी दिख रही है। अगर मैं यहां नदी के किनारे पे खड़ी हूं और सामने नदी है, तो मुझे कैसे दिखेगी? बहुत दूर तक पानी 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 दिखेगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर नदी को देख रही हूँ, तो मुझे ये सारा पानी 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 दिखेगा। चलिए, इस कहानी को यहीं पे छोड़ते हैं, दूसरी जगह बढ़ते हैं। अब लेट्स से एक ऐसा दूसरा इंसान है जिसकी पूरी जिंदगी निकल गई दिल्ली में, ठीक। दिल्ली में वो पैदा हुआ, दिल्ली में ही वो पढ़ा, दिल्ली में ही वो रहा, और फिर उसकी जॉब लग गई, और उसने आज से पहले कभी माउंटेन्स नहीं देखे। और लेट्स से उस इंसान की जॉब लग गई श्रीनगर में, श्रीनगर में या कहीं भी। तो वो बंदा ट्रैवल करता है फ्लाइट से, और जब वो फ्लाइट से ट्रैवल करता है तो रास्ते में एक नदी पड़ती है, कोई भी नदी पड़ सकती है। तो जब वो फ्लाइट से, यानी कि उस एयरक्राफ्ट से, जब वो नीचे की तरफ नदी देखता है, तो उसे कैसी नदी दिखती होगी? आप मुझे बताइए। अगर आपने कभी फ्लाइट में ट्रैवल किया है और आपने ऊपर से कभी नदी देखी है, तो वो बताइए। नदी देखा हो, समुंदर देखा हो, कुछ भी देखा हो। और दूसरी चीज, अगर आपने नदी समुंदर नहीं देखा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, गूगल पे जाइए और ये टाइप कीजिए, रिवर एरियल व्यू। तो वो बंदा जो ऊपर से नदी को देख रहा है, जो फ्लाइट में बैठ के नदी को देख रहा है, उसको नदी कैसी दिखेगी? उसको नदी ऐसी दिखेगी, ठीक। अब आप कह रहे हो कि मैम, क्या आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में मुझे नदी पढ़ा रहे हो? इस चीज का मतलब क्या है? इस चीज का मतलब ये है कि ये इंसान जिसने फ्लाइट में बैठ के नदी देखी, और ये इंसान जिसने सामने से नदी देखी, कल को वो दोनों आपस में मिले, क्या उनका इस बारे में बहस करना जायज है कि नदी तो यहां से लेके बहुत दूर दूर तक जब पानी दिखता है तो उसको नदी बोलते हैं? या फिर ये इंसान इस चीज को बोले कि जब पहाड़ों के बीच में कोई इतनी पतली पतली सी पानी बहता रहता है, उसको नदी बोलते हैं? तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? चीज दोनों सेम ही देख कर आए हैं, बट इट्स द डिफरेंस अबाउट द डायरेक्शन। आप किस जगह से देख रहे हैं, आप कहां से देख रहे हैं, क्या आपका पर्सपेक्टिव है, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। इतना समझ में आया? पूरी नदी तो ये है ना। अगर ये लोग किसी जियोलॉजिस्ट से मिले और वो बताएं कि आपने तो नदी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा देखा है, पूरी नदी तो ये है, तो अब नदी कितनी है? एक नदी है, और उसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन इन भाई साहब ने दी, दूसरी एक्सप्लेनेशन इन भाई साहब ने दी, और तीसरी एक्सप्लेनेशन तो हमेशा कोई एक्सपर्ट देता ही है। तो आप मुझे ये बताइए कि किसका पॉइंट ऑफ व्यू गलत है? क्या इसका पॉइंट ऑफ व्यू गलत है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर आप कॉर्नर से खड़े होकर देखेंगे तो नदी ऐसी ही दिखेगी। इसका पॉइंट ऑफ व्यू गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। अगर आप फ्लाइट में बैठ के नदी देखेंगे तो ऐसी ही दिखेगी। तीसरा, आप किसी जियोलॉजिस्ट से पूछें या किसी ज्योग्राफर से पूछें कि नदी कितनी होती है, नदी तो बहुत लंबी होती है, बहुत विशालकाय होती है, तरह तरह की नदियां हैं, एक वैरायटी की भी नदी नहीं है। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेटर है या जो मैक्रो इकोनॉमिक्स बेटर है, ये सब पर्सपेक्टिव का खेल है, और ये डिबेट ही बेसलेस है। माइक्रो इकोनॉमिक्स अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। कुछ जगह ऐसी है जहां पे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही बेटर डिसीजंस ले सकते हैं, कुछ जगह ऐसी है जहां पे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही बेटर डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। अब हमने ये बोला कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल है और
मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट है, बिल्कुल सही बात है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट है, इंडिविजुअल से एग्रीगेट की तरफ जाते हैं। तो क्या हम सारे इंडिविजुअल को सम अप करके मैक्रो नहीं बना सकते हैं? हमको एक सेपरेट डिसिप्लिन की जरूरत ही क्यों है? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो लेवल का जो समेशन है वही मैक्रो है, तो क्या हम उनको एग्रीगेट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन मैं ये कह रही हूं कि जो चीजें इंडिविजुअल लेवल पे फिट बैठती हैं, जरूरी नहीं है कि वो मैक्रो लेवल पे भी फिट बैठेंगी। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़े तो हमने एक फर्म का बिहेवियर देखा, हमने एक इंसान का बिहेवियर देखा, लेकिन क्या इकोनॉमिक्स में हम कंज्यूमर को जनरलाइज कर सकते हैं? क्या सब कंज्यूमर का इनकम एक है? क्या सब कंज्यूमर की प्रायोरिटी एक जैसी है? क्या सब कंज्यूमर के पास सेम रिसोर्सेस हैं? नहीं। क्या हम जब प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो क्या सब एक चीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं। जब हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ा, हमने उसमें कुछ अजम्पशंस को पढ़ा, और अजम्पशंस को पढ़ने के बाद में हमने इस चीज को डिसाइड किया कि ठीक है, ये चीजें इंडिविजुअल लेवल पे आपको बेटर रिजल्ट दे सकती हैं, बट इनकी एफिकेसी एक एग्रीगेशन के लेवल पे, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पे कैसे होगी, वो हमने अभी तक नहीं पता की है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल समझ में आ गया कि इंडिविजुअल जरूरी नहीं है कि एग्रीगेट में भी वो चीजें एप्लीकेबल हो। ठीक है, जैसे कि अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो कंज्यूमर का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव होता है अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स में कभी भी किसी भी इकोनॉमी का टारगेट कंज्यूमर की यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना हो सकता है? नहीं। जीडीपी ग्रोथ हो सकता है, जीडीपी को मैक्सिमाइज करना हो सकता है, एक स्टेबल प्राइस लेवल हो सकता है, इक्वालिटी में रिडक्शन हो सकता है, पॉवर्टी को कम करना हो सकता है। यानी कि वो टारगेट जो बियॉन्ड द कैपेबिलिटीज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अब हमको समझना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ। ठीक है, तो देखिए, इसका इवोल्यूशन माना जाता है 20th सेंचुरी में। अब इसके इवोल्यूशन से पहले भी थोड़ी सी कहानी सुन लेते हैं। इकोनॉमिक्स का इवोल्यूशन माना जाता है 18th सेंचुरी में। इकोनॉमिक्स का ओरिजिन 18th सेंचुरी में माना जाता है, और 18th सेंचुरी में प्रिसाइसली 1776 जो इकोनॉमिक्स के फादर हैं एडम स्मिथ, उन्होंने लिखा वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस जब उन्होंने लिखा, ठीक है बेटा, व्हेन दे रोट वेल्थ ऑफ नेशंस, उसमें उन्होंने बोला कि लेसेस फेयर की एक पॉलिसी दी। लेसेस फेयर, इसका मतलब क्या होता है कि सबको अपना काम करने दो। यानी कि अगर प्रोड्यूसर्स अपना काम अच्छे से करेंगे, यानी कि जो भी मार्केट में डिमांड है उसे प्रोड्यूस करेंगे, और कंज्यूमर केवल अपने ऊपर फोकस करेंगे, यानी कि जब हर कोई अपने ऊपर फोकस करेगा तो इकोनॉमी खुद से खुद इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहेगी। और गवर्नमेंट का जो काम है वो फैसिलिटेटर का होना चाहिए, यानी कि जो गवर्नमेंट का काम है उसका काम होना चाहिए कि वो एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, स्टेबिलिटी को मेंटेन करे, और मार्केट का प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस का रिक्वायरमेंट है वो सारे काम जो है वो मार्केट करे, और वो सारे काम जो है वो गवर्नमेंट करे। और इसके अलावा गवर्नमेंट को इकोनॉमी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को नहीं बताना चाहिए कि क्या प्रोड्यूस करना है और व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। वो सारी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो मार्केट के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, इसी पॉलिसी को सब फॉलो कर रहे थे, जिसको हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स में भी बोलते हैं। अभी जब आगे आगे सारा डिटेल में पढ़ेंगे, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। लेकिन क्या हुआ, जब 1929 में बहुत रिसेशन आया, जो अब तक का सबसे बड़ा रिसेशन है, द ग्रेट डिप्रेशन जिसको हम बोलते हैं, जो कि यूएस में आया, और बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हुए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। 20th सेंचुरी में आया। ठीक है, तो 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी यही चल रहा था। लेकिन जब 20th सेंचुरी में एक ग्रेट डिप्रेशन आया, और वहां पे जो कीन्स थे, कीन्स ने बोला कि
गवर्नमेंट को इकोनॉमी में इंटरफेयर करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट इकोनॉमी में इंटरफेयर नहीं करेगी तो उसमें इन्फ्लेशनरी गैप या डिफ्लेशनरी गैप आते रहेंगे। इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनर यानी कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को अपनी तरफ से कुछ इंटरवेंशंस करने पड़ेंगे। तो वो थ्योरी जो यहाँ पे कहा गया है कि आपको इकोनॉमी में गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना है, वहां पे वो कंप्लीटली चेंज हो गई। थ्योरी तो कीन्स ने बहुत पहले दी थी, लेकिन उसका जब हमने प्रॉब्लम देखा, जब क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थ्योरी फेल हो गई, तब हमें समझ में आया कि कीन्स भाई साहब तो सही कह रहे थे। तो वहां से लोगों ने ये समझना शुरू किया कि केवल इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करके कुछ नहीं होगा, हमको चीजों को एक बड़े पर्सपेक्टिव में भी देखना पड़ेगा, हमको चीजों को एक मैक्रो लेवल पे भी देखना पड़ेगा। और जब तक हम चीजों को मैक्रो लेवल पे नहीं देखेंगे तब तक दिस प्रॉब्लम इज नॉट गोइंग टू सॉल्व। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, 1936 में मेनली हमको इंपॉर्टेंस मिलना शुरू हुआ। ठीक है, और कैसे मिलना शुरू हुआ, क्योंकि 1936 में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि जो कीन्स थे, कीन्स का पूरा नाम था जॉन मोनियार्ड कीन्स। तो जॉन मोनियार्ड कीन्स ने एक बुक लिखी, बुक का नाम मैं एग्जैक्ट आपको पढ़ देती हूँ, जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड मनी। जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड मनी बाय जॉन कीन्स। जब उन्होंने इस बुक को लिखा, इस बुक में उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो होता है वो स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए जब मैंने आपको बताया, जब आप इंडियन इकोनॉमी भी पढ़ेंगे तो इंडियन इकोनॉमी में भी ये चीज आपके सामने आएगी कि इंडिया ने सोशलिज्म को क्यों अपनाया या इंडिया ने मिक्स इकोनॉमी को क्यों अपनाया। ठीक है, तो कीन्स ने बोला कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इंपॉर्टेंट है, हमें यह डिसाइड नहीं करना है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी या नहीं करेगी, हमें ये डिसाइड करना है कि गवर्नमेंट कितना इंटरफेयर करेगी, गवर्नमेंट किस लेवल पे इंटरफेरेंस रखेगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स ने आपने इतना पढ़ लिया होगा 1776, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, वो कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्लासिकल और कीन्स के बीच का डिबेट है। यानी कि कोई एक थ्योरी क्लासिकल ने दिया, फिर उसका काउंटर कीन्स ने दिया। ठीक है, कीन्स क्लासिकल थ्योरी, कीन्स, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जब कीन्स की थ्योरी भी फेल हो जाएगी और हम फिर वापस जाएंगे क्लासिकल की तरफ, नियो क्लासिकल, और फिर नियो क्लासिकल फेल हो जाएगी तो फिर हम जाएंगे न्यू कीनेसियन की तरफ। ठीक है, तो ये सारे जो इकोनॉमिक थॉट हैं ये आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी देंगे टाइम के साथ। तो आपको मैंने अभी तक क्या बताया, मैंने अभी तक आपको बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस है। सेकेंड चीज मैंने आपको बताई कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का ओरिजिन कहाँ से माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये पूछा जाता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स का टर्म भी कीन्स ने दिया था? नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो टर्म है वो 1993 में रेगनर फ्रिश ने दिया था, रेगनर फ्रिश। तो समझ में आया होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का ओरिजिन क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्यों नहीं एप्लीकेबल होंगे, इसके लिए हम एक चीज और पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए, सबसे क्लासिक एग्जांपल है कि एक इंडिविजुअल है, उसने कुछ इनकम अर्न किया। अब इनकम अर्न करने के दो तरीके, इनकम जो है वो दो तरीके से खर्च हो सकती है, या तो आप उसको सेव करोगे या तो आप उसको कंज्यूम करोगे। ठीक है, या तो आपको पैसा मिला तो आप उसको कहीं पे खर्च करके आओगे, और अगर आप उसको खर्च करके नहीं आओगे तो आप उस पैसे को सेव करोगे। ठीक है, जब आप सेव करोगे ना, तो लेट्स से आपने 1 लाख रुपीस कमाया, 1 लाख रुपीस में से आपने 70,000 जो है वो खर्च कर दिया और 30,000 वो आपने सेव कर दिया। अब सब ये कहते हैं कि सेविंग अच्छी चीज है, सेविंग अच्छी चीज है, पैसा सेव करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल करना चाहिए, बुरे वक्त में आपका कोई काम नहीं आएगा, आपके सेविंग्स काम में आएंगी, बिल्कुल सही बात है, मैं बिल्कुल इससे एग्री करती हूँ। लेकिन आप एक बात देखिए कि जब आपने ये 70,000 रुपए खर्च किए, तो 70,000 रुपए खर्च करके आपने इनसे शॉपिंग की होगी, कुछ ना कुछ तो खरीदा होगा, और जब आपने इनसे शॉपिंग की तो वो आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट हो गया, यानी कि वो आपने अपने पैसे कंज्यूम कर लिए, कंजम्पशन कर लिया उनका, और वो एक्सपेंडिचर हो गया। उसके अलावा लेकिन ये जो जब आपने ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, तो आपने जिससे सामान खरीदा
उसकी तो वो इनकम है ना। लेट्स से 70,000 में आप एक लैपटॉप खरीद के लाए, तो ये लैपटॉप जो आपके लिए खर्चा है, आपका एक्सपेंडिचर है, लेकिन जो लैपटॉप का एक ओनर है, क्या बोलते हैं, लैपटॉप की जो शोरूम पे काम करता है या जो लैपटॉप का शोरूम का मालिक है, उसके लिए तो वो इनकम है ना। यानी कि आपने खर्च किया तभी वो किसी की इनकम हुई। सेम वे आपके एम्प्लॉयर ने आपको सैलरी देते टाइम एक्सपेंडिचर किया, तभी तो वो इनकम बना। यानी कि जब तक एक्सपेंडिचर नहीं होगा तब तक इनकम नहीं होगी। अगर मैं पैसा खर्च नहीं करूंगी तो किसी और की इनकम कैसे बनेगी? आप लोग पैसा खर्च करके मेरे कोर्स खरीद रहे हो, आपका खर्चा है, मेरी अर्निंग है। यानी कि जब भी इकोनॉमी में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की इनकम भी बन रहा है, तभी वो एक्सपेंडिचर है। लेकिन ये जो मैंने 30,000 सेव करके बैंक अकाउंट में डाले, तो जब मैंने बैंक अकाउंट में डाले, क्या ये किसी की इनकम बने? बिल्कुल नहीं बने। तो ये पैसा क्या हो गया? इकोनॉमी से बाहर हो गया। ठीक है, अब ये मानने की कोशिश कीजिए कि अगर सभी लोग पैसा सेव करना शुरू कर दें और कोई भी पैसा खर्च ना करे तो किसी की इनकम कैसे होगी? अगर मैं अपने सारे खर्चे बंद कर दूं तो वो किसी की इनकम बन सकती है? बिल्कुल नहीं बन सकती। अगर मैं सारे पैसे खर्च कर दूं, अगर मैं अपने सारे पैसे सेव कर लूं, मुझे 1 लाख रुपए की सैलरी मिल रही थी और मैं 1 लाख का 1 लाख सेव कर दूं, क्या किसी की इनकम हो पाएगी? जहां से मैं ग्रोसरी खरीदता हूं, क्या उसका काम चलेगा? नहीं चलेगा, उसका लॉस है, उसकी इनकम कम हो जाएगी। जहां से मैं लेट्स से मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ और उसके अलावा ग्रोसरी खर्च होगा? नहीं होगा। मैं कहीं पे घूमने जा रही हूँ, क्या मेरा वो एक्सपेंडिचर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। उसके अलावा सारा पैसा मैंने बचा लिया और मैं कभी बाहर डाइनिंग के लिए नहीं गई, मैंने बाहर रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया, तो रेस्टोरेंट का खर्चा नहीं होगा। यानी कि अगर इकोनॉमी में हर एक इंसान सेव करने लग जाएगा तो क्या होगा? इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर खत्म हो जाएंगे, एक्सपेंडिचर खत्म हो जाएंगे तो लोगों की इनकम खत्म हो जाएगी, और जब लोगों की इनकम खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? एक तरीके से ये है सेविंग्स। अगर आपने पैसा सेविंग किया तो यानी कि आपने एक्सपेंडिचर कम किया, और इकोनॉमी में अगर सबने एक्सपेंडिचर कम किया तो कंपोजिट सेविंग इकोनॉमी की क्या हो गई? कम हो गई। और अगर सारी सेविंग कम हो गई तो उस कंडीशन में क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन दैट कंडीशन? अगर किसी की ठीक है, सेविंग कम हो गई, सेविंग कम हो गई यानी कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज नहीं खरीदे। अगर आपने गुड्स एंड सर्विसेज नहीं खरीदे तो क्या होगा? गुड्स एंड सर्विसेज आपने नहीं खरीदे, गुड्स एंड सर्विसेज आपने नहीं खरीदे तो जो गुड्स एंड सर्विस जिनका प्रोडक्शन हो चुका है वो अब कहाँ पड़े हैं? स्टॉक में पड़े हैं। क्योंकि वो स्टॉक में पड़े हैं तो जो मालिक है वो एडिशनल प्रोडक्शन नहीं करेगा। प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी तो वो लोगों को एम्प्लॉय करना बंद कर देगा, एम्प्लॉयमेंट खत्म, यानी कि आपकी सैलरी खत्म। ठीक, फिर से देखते हैं इस एग्जांपल को, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मैंने 70,000 रुपए का लैपटॉप खरीदा। लेट्स से मैं वो लैपटॉप ना खरीद के सेविंग कर लूं। जब जब सेविंग बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाएगा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा यानी कि लोग गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो अब कम खरीद रहे हैं। जब गुड्स एंड सर्विसेज लोग कम खरीदेंगे तो उससे क्या होगा? जो एग्जिस्टिंग माल है, जो स्टॉक है, वो ऐसे ही उसमें पड़ा रहेगा। अगर स्टॉक हमारे पास है तो जो प्रोड्यूसर है वो और प्रोडक्शन नहीं करेगा। अगर आपके पास माल पड़ा हुआ है तो पहले आप उसी को बेचोगे ना, नया क्यों बनाओगे? प्रोडक्शन कम हुआ यानी कि अब उसको प्रोड्यूस नहीं करना है तो उसको लोगों की जरूरत नहीं है,
लोगों की जरूरत कब होती है? जब उसको प्रोटेक्शन करना होता है। तो वो क्या करेगा? हायरिंग करेगा। हायरिंग का मतलब सॉरी, तो वो क्या करेगा? लोगों को फायर करेगा। फायर का मतलब लोगों का एम्प्लॉयमेंट खत्म। और जब एम्प्लॉयमेंट खत्म हुआ तो क्या हुआ? हमारी इनकम जो है वो कम हो गई। सेविंग बढ़ाने से इनकम कम हो सकती है इस तरीके से। अगर इंडिविजुअल सेविंग कर रहा है और लेट्स से इकोनॉमी में 100 लोग हैं, 100 के 100 लोगों ने सेव करना शुरू कर दिया। अगर कोई खर्च ही नहीं करेगा तो लोगों की इनकम कैसे होगी? भाई मैं पैसा खर्च कर रही हूँ तभी तो किसी का एक्सपेंडिचर, तभी तो किसी की इनकम हो रही है ना। मैंने ये स्मार्ट बोर्ड खरीदा है, मैंने फोन खरीदा है, ट्राइपॉड खरीदा है, तभी तो उन लोगों की इनकम हुई। अगर मैं ये चीज नहीं खरीदती तो उन लोगों की इनकम नहीं होती, और अगर उन लोगों की इनकम नहीं होती तो वो ज्यादा प्रोडक्शन भी नहीं करते। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इस चीज को हम बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। ऐसे बहुत सारे पैराडॉक्स आपको इकोनॉमी में देखने पड़ेंगे कि जो पैराडॉक्स जो है इसको हम बोलते हैं विडंबना। और थ्रिफ्ट ये होता है जब हम कम खर्चा करते हैं, जब सेविंग्स, और सेविंग से भी बहुत कम जब हम खर्चा करते हैं, बहुत सोच समझ के खर्चा करते हैं, तो उसको हम थ्रिफ्ट बोलते हैं। हम बोलते नहीं कि ये इंसान तो बहुत थ्रिफ्टी है, यानी कि बहुत कंजूस टाइप जिसको हम बोलते हैं वो थ्रिफ्ट होता है। ठीक है, तो जब सेविंग बढ़ी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अब इंडिविजुअल लेवल पे तो हमको ये लग रहा है ना कि सेविंग तो बहुत अच्छी चीज है, सबको सेविंग करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। इंडिविजुअल लेवल पे तो हम सब यही सोच रहे हैं कि सेविंग इज रियली गुड, वी ऑल शुड सेव, राइट। बट जब हमने उसको एग्रीगेट लेवल पे देखा, जब हमने उसके मैक्रो लेवल पे देखा, तो हमको पता चला कि भाई मैक्रो लेवल पे सेविंग तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट को जन्म दे रही है। मैक्रो लेवल पे तो इसका बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। इसीलिए एक बात कही जाती है, सेविंग इज ए प्राइवेट वर्च्यू बट सोशल वाइस। वर्च्यू क्या होता है? किसी की भी अच्छी चीजें, गुड थिंग्स। वाइस क्या होता है? किसी की भी बैड थिंग। तो सेविंग अच्छी है अगर प्राइवेटली की जाए, लेकिन समाज के लिए बेकार है, इकोनॉमी के लिए बेकार है। तो इसी एग्जांपल से प्रूव होता है ना कि जो चीजें इंडिविजुअल लेवल पे ठीक है वो मैक्रो लेवल पे भी ठीक हो। इसका कोई फुल प्रूफ एग्जाम्पल नहीं है, ये कोई फुल प्रूफ लॉ नहीं है। इसीलिए हमको एक सेपरेट डिसिप्लिन की जरूरत है। मैं आपको अभी तक ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि हमको एक सेपरेट डिसिप्लिन की जरूरत ही क्यों है। समझ में आया कि सेपरेट डिसिप्लिन की जरूरत क्यों है? क्योंकि वो रूल जो इंडिविजुअल लेवल पे बहुत अच्छे से एप्लीकेबल होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो पूरे इकोनॉमी या पूरे एग्रीगेट और पूरे मैक्रो इकोनॉमी लेवल पे भी अच्छे से एप्लीकेबल हो जाए। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमको कुछ कॉन्सेप्ट्स देखने हैं जो कि इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज होते हैं। तो पहले मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी ब्रांच कितनी होती है। तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच जो है, जो इसका आप मान सकते हैं, वो है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ठीक है, और सेकंड ब्रांच इसकी है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। मेजरली यही ब्रांच है। ठीक है, अगर आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और अगर आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आपके लिए चुटकियों का खेल होगा, आपको बहुत इजीली, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्पेसिफिक टॉपिक्स हम कौन कौन से पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे। क्लासिकल थ्योरी पढ़ेंगे। क्लासिकल थ्योरी में क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने क्या बोला, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट। फिर इसी पे कीन्स के व्यू पढ़ेंगे। फिर कीन्स के बाद इसी पे नियो क्लासिकल के व्यू पढ़ेंगे। सब सेम चीज पढ़ेंगे कि ये जो इंटरेस्ट, इनकम, आउटपुट, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने कैसे बताया कि कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कीनीजियंस ने क्या बताया, फिर नियो क्लासिकल्स ने क्या बताया, फिर नियो कीनीजियंस ने क्या बताया। ठीक,
बहुत सिंपल, बहुत बेसिक। नियो कीनेसियन ने क्या बताया, और उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे कि जो ओपन इकोनॉमी होती है उसमें एक्सचेंज रेट वगैरह, मैक्रो इकोनॉमी के मॉडल। नियो क्लासिकल सिंथेसिस, इसमें हम ISLM वगैरह पढ़ेंगे। पूरा सब कुछ डिटेल में समझेंगे, एक एक चीज आपको इस लेक्चर में समझ में आएगी। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ब्रॉडली हमको यही पढ़ना है, क्लासिकल थ्योरी, कीज, नियो क्लासिकल, नियो कीनेसियन, ओपन इकोनॉमी, इन्हीं सब के बीच में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पढ़ेंगे कि जो माइक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशंस है, कि किस तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो हम बोल रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डिफरेंट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो चीजें हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं लग सकती हैं, बिल्कुल सही बात है, नहीं लग सकती हैं, बट उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन बनाती है। उन चीजों को देखेंगे और बाकी सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो लेकर आऊँ वो जल्द से जल्द आपको मिले।